Hello dear students, in this video we try to understand Bronsted acid and bases। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है अगर हम उसके बेस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे सिंपल से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ये है, अगर तुम इसका नाम लिखोगे देन यू नीड टू राइट इट डाउन N, N डैश डाइएथाइल ethanamine. It is the name of first one. And then you reach to the second one. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ये जो होगा तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चेन को तो तुम नाम दोगे विद N करके, N एथाइल एथेनामाइन, ये भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, डन, ठीक। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग नाम लिया जाएगा। और फिर यहाँ पर ये डबल रिंग आ जाती है। तो डबल रिंग के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं यहाँ पर बाईसाइक्लो, ठीक। तो उस तरीके से इनके नाम होते हैं, लेकिन तुमको इस बेस पे कोई ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आया है जेई में, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर। नाउ वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंक अबाउट कि हाउ वी डिफाइन कि कोई चीज़ ब्रोस्टेड एसिड है या बेस है। अगर हम टॉपिक की बात करें कि आपने इसको कहाँ पे पढ़ा है, तो ये आप पढ़ते हो 11th में। और 11th में जो आपकी क्लास के अंदर ये पढ़ाया जाता है उसके अंदर जो चैप्टर आपका इक्लुबीरियम है, तो इक्लुबीरियम के अंदर जनरली हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें ब्रोस्टेड एसिड और बेस की, ठीक, तो इन्होंने बताया था कि देखो भाई, कोई भी चीज़ जो H पॉजिटिव रिलीज करे दैट इज कॉल्ड एसिड, और कोई जो H पॉजिटिव गेन करे या फिर रिसीव कर ले एक तरीके से, तो जो भी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है हमारा बेस, ठीक। अगर आप आर्हीनियस की बात करते हो तो आर्हीनियस बोलते थे कि अगर हम आर्हीनियस के एसिड बेस की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी ये है कि ये बोलते हैं कि जो भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो कहलाएगा एसिड, और जो भी यहाँ पर H पॉजिटिव की जगह OH निगेटिव रिलीज करेगा वो कहलाएगा आपका बेस। देन वी मूव टू लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये कहती है कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक तरीके से गेन करता है, दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड लुईस बेस। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ठीक। तो हमारे पास 3 थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज ने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आर्हीनियस की थ्योरी की बात करते हैं, एसिड बेस थ्योरी की, तो जनरली ये थ्योरी ना उन्हीं चीज़ों पे एप्लीकेबल होती है, जैसे जिन चीज़ों को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, ठीक। तो डिज़ोल्व करने पे जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड होगा, जो OH निगेटिव देगा वो बेस होगा। बट हियर वी आर विद द क्वेश्चन दैट इज ब्रोस्टेड एसिड और बेस। इसमें बोला कि भाई जो H पॉजिटिव लूज करे दैट इज कॉल्ड एसिड, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे वो कहलाएगा बेस, ठीक। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, तो कौन होगा जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और कौन होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक। तो जो बहुत ज़्यादा आसानी से यानी कि ईजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देता हो वो कहलाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रोस्टेड एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड एसिड, ठीक। और सिमिलरली इफ वी अप्लाई टू दीज बेस, तो बेस के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि भाई जो भी आसानी से इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह पे यहाँ पाएगा हमारा H पॉजिटिव को गेन कर ले वो कहलाएगा हमारा यहाँ पर क्लियरली कि वो होगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस।
नाउ लेट्स मूव टू दिस। देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत जनरली अप्लाई होती हैं और हमको उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हाउ दिस थिंग्स रियली वर्क्स। ठीक, जब भी आप बात करोगे इस पहले वाले मॉलिक्यूल की, तो इस मॉलिक्यूल में एक सबसे ख़ास बात है जो तुमको समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ व्हाट, कि यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है ये अपने चारों तरफ से घिरा हुआ है बड़ी बड़ी ब्रांचेस से, ऑलराइट। और ये ब्रांचेस जो है ना बार बार क्या करती रहती हैं, इन्वर्जन करती रहती हैं। यानी कि ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूँ करके दिखाऊं आपको कि एक बार ये यूँ होगा और ये आ गया इसका लोन पेयर, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये इन्वर्ट करके ये ब्रांचेस पहुंच जाएंगी ऊपर, एंड देन ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी है, इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप NH3 को किसी H पॉजिटिव वाली चीज़ में डालें तो यहाँ पे ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे और ये बना के फॉर्मेशन कर लेगा NH4 का। ठीक, और NH4 पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर इसने कौन सा करेक्टर दिखाया है, इसने दिखाया है यहाँ पर बेसिक करेक्टर। ठीक है, और ये जो बन के आया है हमारे पास, ये कहलाएगा हमारा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, ये ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये। ठीक, अब जितनी ज़्यादा इसके चारों तरफ ये स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इन चीज़ों की वजह से क्या हो जाएगी, चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी। क्राउडिंग मतलब एक तरीके से ये मॉलिक्यूल को चारों तरफ से घेरे रखेंगे, और जब घेरे रखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ये नाइट्रोजन आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, और जब ये नाइट्रोजन इसको आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है तो इन दैट कंडीशन यू विल नोटिस कि इट विल नॉट वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ लेट्स मूव टू दिस। यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करते हैं इसके और इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं तो ये जो है, ये सा वाला जो है ये इससे ज़्यादा बेसिक है, यानी कि ये इससे कम होगा और ये इससे ज़्यादा होगा, ये सा वाला जो है दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अगर हम इस जगह पर बात करें तो ये जो लोन पेयर है इसके पास जो ऑलरेडी है, ये क्या करेगा, ये रिजोनेंस में जाएगा। अब हम सब जानते हैं व्हेन एनीथिंग इन्वॉल्व इन अ रिजोनेंस, तो उसकी रिजोनेंस की वजह से क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल की स्पेशली उस कंडीशन में यू विल नोटिस कि उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिजोनेंस की, तो मोर द रिजोनेंस मोर विल बी स्टेबल। अब इन दैट कंडीशन अगर ये रिजोनेंस में जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे टू डोनेट टू इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसमें देखें जो इसका फोर्थ ऑप्शन है, व्हाट इट इज़ सेइंग कि भाई देखो ये जो फोर्थ ऑप्शन है इस कंडीशन में आपको ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ इस तरीके से एक बाईसाइक्लो रिंग है और यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब जब रिंग की वजह से क्या हो रहा है, रिंग की वजह से खुद ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जो पूरे के पूरे जो इससे जुड़े हुए हैं ये इन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी कि पहले तो ये दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, एंड व्हेन दे विल नॉट रीच टू इन्वर्जन, यानी कि अगर यहाँ पर इन्वर्जन ही ना हो इन ग्रुप्स का, तो इन कंडीशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली एक साइड में ही अवेलेबल रहते हैं, और जब ये एक साइड में अवेलेबल रहेंगे तो दैट्स वाई ये आसानी से क्या करेंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। और इन दैट कंडीशन यू विल नोटिस कि यहाँ पर यही सा वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाय थ्रू द रिसर्च और थ्रू द लाइक, जब तुम एक चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो तुम उस चीज़ के ऊपर पहुँच जाओगे जो तुम्हारा टारगेट है। तो जब भी बेसिक करेक्टर की बात आए तो याद रखना है कि जब हम बेसिक करेक्टर की बात करते हैं
स्पेशली इन अमीन्स। तो यहाँ पे हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप बात करोगे एल्काइल अमीन्स की, तो दे आर ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर या मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। और अमोनिया के बाद अगर तुम बात करो तो आती हैं तुम्हारी एरोमेटिक, या फिर इसको हम एराइल अमीन्स बोल देते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी आपके एल्काइल अमीन्स, उसके बाद आएगा अमोनिया और सबसे बाद में आएगा आपका एरोमेटिक अमीन्स। ये लीस्ट बेसिक होती हैं कैरेक्टर में। अब रीज़न की बात कर लेते हैं। अगर हम यहीं पे इसी रीज़न की बात करते हैं कि वाई द एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न समझने के लिए आप ऐसा समझें कि देखिए, जब भी हम इस अमीन की बात करें, जैसे एनिलीन की बात करते हैं, ये रहा NH2 और ये रहा हमारा लोन पेयर और ये रही हमारी बेंजीन रिंग। व्हाट गोना हैपन कि हम लोग सब जानते हैं कि ये जो अमीन का ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा बेंजीन रिंग को। क्यों? क्योंकि ये हमेशा दिखाता है अपनी तरफ से +M, या फिर हम इसको बोल सकते हैं +R इफेक्ट, जिसकी वजह से जब ये रिजोनेंस में जाएगा तो रिजोनेंस में जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तो हमारे पास आ गया NH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, जिससे यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज आया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, इसके पास जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन थे वो ख़त्म हो गए। अब जब ये अवेलेबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे ही नहीं तो ये किसी को क्या इलेक्ट्रॉन देगा? तो दैट्स वाई इसकी जो बेसिसिटी हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, और रीज़न होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो तुमको याद रखना है कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इन केस ऑफ अमीन्स उनकी जो बेसिसिटी होती है वो घटती है। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना है कि बेसिसिटी के केस में रिजोनेंस क्या होता है? अपोजिट होता है। मोर द रिजोनेंस लीस द बेसिक कैरेक्टर। दैट्स वाई हमेशा ही एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी रिजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी खुद ही कम हो जाती है। दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड हियर। अब हम बात करते हैं कि अमोनिया की किस तरीके से ज़्यादा है। तो जब हम बात करें अमोनिया की, तो इन केस ऑफ अमोनिया हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, और जबकि नाइट्रोजन जो है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0। दैट्स वाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर शिफ्ट कर जाता है किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ, जिससे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, या फिर कहीं पर अगर इसके पास H पॉजिटिव आए तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। लेट्स मूव टू एल्काइल्स। जब हम बात करते हैं किसी एल्काइल की, लेट्स से आप यहीं पर आ जाएं, हम बात कर लेते हैं पहले लेट्स से प्राइमरी की बात करते हैं, देन वी मूव टू सेकेंडरी। अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पर जो मैंने नाइट्रोजन ले रखा है उसको मैं 2 हाइड्रोजन से जोड़ देता हूँ और एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर CH3 से। एंड वी ऑल नो कि जो CH3 है वो यहाँ पर बिहेवियर शो करता है लेट्स से लाइक +I इफेक्ट। ठीक, यानी कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट कर देगा किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ, जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। इन द सिमिलर केस अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर मैं दूसरी जगह पर भी एक CH3 जोड़ दूँ, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो CH3 है उसका डोनेटिंग करेक्टर हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा है, इन दैट कंडीशन इसके पास जब 2 आ जाएंगे तो इसकी जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका करेक्टर क्या होगा और इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें 3 की, कि नाइट्रोजन हटाते हैं, हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पर हम 3 अमीन ग्रुप लगा दें, देन इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। लेकिन तुमको एक चीज़ याद रखनी है, इट डिपेंड्स ऑन कि
आप कैसी कंडीशन में या कैसे मीडियम में इसकी बेसिसिटी को चेक कर रहे हैं। अगर आप वेपर फेज की बात करें या फिर इसको आप बोल सकते हैं गैसियस फेज, ऑलराइट। तो गैसियस फेज या वेपर फेज की अगर हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका ये अमीन जो है आपकी टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये सी वाली प्राइमरी है। तो आपकी हमेशा जो टर्शरी होगी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी बिकॉज इसके पास मोर नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब किसी के पास मोर नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं तो इन दैट कंडीशन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी। इन दैट कंडीशन यू विल नोटिस कि जो टर्शरी है दैट विल बी मोर बेसिक, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड देन इसके बाद आते हैं आपकी अमीन। After that, when you go through some other things, that's you take the medium like aqueous medium. In case of aqueous medium, what you will notice कि यहाँ पर अब जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप इसको डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर वहाँ पर मेथाइल ग्रुप जुड़ा है, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर हमने एक अमीन तो ये बना रखा है, एक अमीन हमने ये बना रखा है और एक अमीन हमने ये बना रखा है और इन सब में जो R है वो CH3 हो, तो इन एक्वस मीडियम क्या होता है, एक स्टेरिक फैक्टर ऑल्सो वर्क करने लगता है। वो स्टेरिक फैक्टर क्या करता है कि जो ये R का माइनस आई इफेक्ट है वो रोकता है, ये एक तरीके से इन्वर्जन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लीस्ट अवेलेबल होती है किसी भी अपकमिंग स्पीसीज़ के लिए। इन दैट कंडीशन यू विल नोटिस कि जो भी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंडरी वाला होगा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, फिर आपका आएगा प्राइमरी वाला और फिर आ जाएगा टर्शरी वाला। यानी कि यहाँ पर टर्शरी वाला सबसे लास्ट में जाता है बिकॉज इसका इन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है और इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब चारों तरफ जो ग्रुप है वो किसी भी आने वाली स्पीसीज़ को पहले ही रिपेल कर देते हैं, पास तक पहुँचने नहीं देते। एंड देन आएगा आपका अमोनिया। लेकिन लेट्स से कि अगर R की जगह पर मैं कोई एथाइल ग्रुप जोड़ दूं जो कि एक बड़ा ग्रुप है, तो इसकी जो माइनस आई कैपेसिटी होगी, ये प्लस आई जो कैपेसिटी होगी, यानी कि जिसको हम बात कर रहे हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन दैट कंडीशन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपका जो ऑर्डर होगा वो 2 डिग्री तो रहना ही है, फिर उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री एंड देन आएगा CH3। इस नंबर को आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि मेथाइल जो है एक छोटा ग्रुप है, दैट्स वाई यहाँ पर नंबर होता है 213, और जो एथाइल है एक बड़ा ग्रुप है जिसका नंबर होता है 231। 31 एक बड़ा नंबर है और 13 एक छोटा नंबर। बाई थ्रू दिस थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर इजली। Some other things those also very important because upcoming एग्जाम्स में उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ऑर्थो इफेक्ट। तो बस तुमको ये याद रखना है कि जब भी ऑर्थो इफेक्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जिसके भी ऑर्थो ग्रुप पर ऑर्थो अमीन्स होंगी उसका जो होगी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और उसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।